नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजट आज तक कॉन्क्लेव में। आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ढेरों उम्मीदें हैं आम आदमी की, निवेशकों की, उद्योगपतियों की, विदेशी निवेशकों की, प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली के इस बजट से। और ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ये बजट बहुत हद तक तय करेगा कि इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। आज हमारे पहले सेशन में तीनों मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। सबसे पहले अजय सिंह साहब, इस वक्त ये स्पाइस जेट एयरलाइन चलाते हैं। कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन चला रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन के की थिंक टैंक के एक सदस्य हैं ये, और अब एक बार फिर अपनी पुरानी कंपनी को संभाल लिया है। बड़ा मुश्किल काम, जैसे जेटली जी के लिए मुश्किल काम है, इनका भी बड़ा मुश्किल काम है कि एक डूबते विमान को, एक क्रैश करते विमान को कैसे बचाया जाए। उनके बगल में है मीरा सान्याल जी, बहुत बड़ी बैंकर रही हैं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, लेकिन अब बैंकिंग का काम किनारे करते हुए आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेट चेहरा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी में ही हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा और हर जगह कैंपेनिंग में मदद भी करती हैं और बजट को और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से जानती हैं। उनके बगल में देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला। नंबर्स पर जितनी इनकी तेज पकड़ है, स्टेटिस्टिक्स पर जितनी इनकी तेज पकड़ है, शायद ही देश में किसी और अर्थशास्त्री की इतनी तेज पकड़ हो। तीनों का आपका स्वागत है। आज एक ऐसा दिन है जब अन्ना हजारे रालेगांव सिद्धि से निकलते हुए दिल्ली आ रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से निकले हुए हजारों किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। जंतर मंतर में अजय जी बहुत बड़ा एक संघर्ष होने वाला है बीजेपी सरकार के लैंड ऑर्डिनेंस बिल को लेकर, और विपक्ष का मानना है कि एक धारणा बन रही है कि ये सरकार बहुत प्रो कॉर्पोरेट है, बहुत एंटी आम आदमी है, और लोग इसको दिल्ली के चुनावी नतीजे से जोड़ के भी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में हार हुई क्योंकि ये सरकार केवल और केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में नहीं सोचती। क्या आपको लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में जब बजट अरुण जेटली पेश करेंगे तो उन पर एक दबाव होगा कि ये जो छवि बन रही है कि ये सरकार उद्योगपतियों के बहुत निकट है, उस छवि को बदलकर इस सरकार को एक बार फिर एक प्रो पुअर छवि दी जाए? अजय जी। मुझे लगता है कि दबाव कुछ जरूर होगा अरुण जेटली पर, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि जो दिल्ली का चुनाव है उससे पूरी देश की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए वोट पड़ा, ये सही है। पीएम ने ही तो कहा था कि दिल्ली में क्या होता है ये बताता है कि देश क्या सोचता है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के लिए वोट पड़ा, मुझे लगता है कि लोगों का ये मानना था कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हों। इस मत से लोगों ने यहां पर वोट डाला है। मोदी जी को वोट मिला लोकसभा के चुनाव में, इस बात के लिए वोट मिला कि वो ग्रोथ के लिए काम करेंगे, और इस समय जो बजट है वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी बहुत जल्द है ये कहने के लिए कि भाई अभी से आप पॉपुलिस्ट हो जाएं। अगर आपको वोट ही ग्रोथ के लिए मिला है तो आपको वो सारे कदम उठाने चाहिए जिससे इस कंट्री में ग्रोथ हो सके। जो यंग पॉपुलेशन इस देश की है, 60% पॉपुलेशन 30 वर्ष से कम है, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको जॉब्स चाहिए, उनको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें काम आसानी से हो सके, जिसमें आगे वो उनको नौकरियां मिल सके, जिससे देश की एक बढ़ोतरी हो सके और दुनिया भर में देश की इज्जत बढ़े। अहम बात कह रहे हैं आप कि अर्थव्यवस्था को, मीरा सान्याल जी, इस वक्त ऐसी दवाई की जरूरत है जो शुरुआत में कड़वी जरूर हो, लेकिन अगर मरीज को ठीक होना है, स्वस्थ होना एक बार फिर से, तो वही कड़वी दवाई आपको ठीक करेगी। और ऐसे में विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि आप सरकार पे बेवजह दबाव डाल रहे हैं कि अगर, और आप चूंकि खुद एक बड़ी कंपनी चला चुकी हैं तो आपको इस बात का बेहतर एहसास है कि अगर बार बार ये कहा जाए कि सरकार बहुत प्रो कॉर्पोरेट हो गई है तो वो फैसले जो कि आगे चलकर नौकरी पैदा करेंगे, आप सरकार को मौका ही नहीं देते कि वो बजट में वो फैसले लेके आए जिससे आखिरकार आम आदमी को भी फायदा मिलेगा। तो देखिए राहुल, ऐसा है कि मेरी राय में आम आदमी पार्टी तो ये नहीं कह रही है कि ये सरकार कुछ प्रो या एंटी है। हम देखना चाहते हैं कि बजट में क्या है, और हमारी पूरी उम्मीद ये है कि देश के जितने भी लोग हैं, जब प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को वोट मिला था
तो इस दायरे पर मिला था कि देयर विल बी जॉब्स, देयर विल बी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। लोगों ने बहुत उम्मीद से उनको वोट दी, और हालांकि अब इतना ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट बहुत अहम बजट है, और ये एक मौका है कि जेटली साहब और मोदी साहब अपना एक विजन प्रस्तुत करें। और ये विजन शुड नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्लोगन्स कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। हम ये देखना चाहते हैं कि जो इस देश में जो भी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो छोटा सा एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो तो आप जानते ही हैं, रैंकिंग्स में हम बहुत नीचे हैं। और इससे ये जो अगर हम ये स्टेप्स उठाएं, ये देश देखना चाहती है कि व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू ब्रिंग इन दैट मैक्सिम, जो गांधी जी ने कहा, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। उसके हम प्रैक्टिकल स्टेप्स देखना चाहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। वेरी रिसेंटली दे सेड यू नो लॉन्गर नीड नोटराइज्ड एफिडेविट्स, यू कैन गिव सेल्फ अटेस्टेशन। ये एक बहुत छोटा सा कदम है, बट इट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट। हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस देखना चाहते हैं, बिकॉज द बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ विजन। वी वॉन्ट टू सी tangible steps that make it easier for the small, tiny entrepreneur and the big investor to succeed in India. वो हम देखना चाहते हैं। डॉक्टर भल्ला, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हाथों इतनी बड़ी हार के बाद समाजवाद की परछाई कहीं ना कहीं इस बजट पर होगी? क्योंकि चिंता मोदी जी को और जेटली जी को ये होगी कि अगर हम बहुत बड़े, कड़वे, विवादास्पद फैसले ऐसे लेते हैं जो कि कुल मिला के अर्थव्यवस्था के हक में हो, लेकिन शुरुआत में एंटी आम आदमी माने जाएं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं केजरीवाल के वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं असल में जो आम आदमी है उसकी बात। मैं आपको ज़्यादा 50-60 साल पीछे नहीं लेके जाता, सिर्फ 1-1.5 साल आपको पीछे लेके जाता। और ये जो सोशलिज्म, जो पॉपुलिज्म की बात आप कर रहे हैं, तो कोई 66 साल से हम पॉपुलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस को जो बड़ी मानी हुई पार्टी थी, उनके पास अब सिर्फ 44 सीटें हैं। और कोई इलेक्शन में, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली एक छोटी सी जगह है, 7 पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और इसके लिए हम ये नहीं देख सकते कि देखो जी अब जो दिल्ली में होगा वो सब देश में होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में आ गई है, जो कहती है कि हम पानी मुफ्त देंगे, बिजली आधी प्राइस पे देंगे और फ्री वाईफाई देंगे। तो ये अगर नेशनल एजेंडा हो गया बजट का, तो भगवान ही देश को बचाएगा, ठीक है, और कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए एक तो ये मैं आप और दूसरी बात आपने ये की कि देखिए ये प्रो कॉर्पोरेट हो गए हैं। मैंने कहा कि मोदी सरकार के विरोधी ये कह रहे हैं कि धारणा विरोधी की बात कर रहा हूं ना, वही तो जो मीडिया भी उनके विरोधी हैं, आप पार्टी भी उनके विरोधी है। ये तो ऐसा हमला है, केजरीवाल कहते हैं मीडिया हमारे खिलाफ है, मोदी कहते हैं मीडिया हमारे खिलाफ है। मैं कहते हैं कि सिर्फ सच दिखाते हैं, हम किसी के खिलाफ। मैं एम्पिरिकल आदमी हूं। कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि 60 साल से ये जो एस्पियोनाज हो रहा था मंत्रालयों में, ये पहली बार 60 साल में जिस तरह से सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, इस पे उनकी तारीफ करनी चाहिए। वाकई में। और प्रो कॉर्पोरेट का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रो पीपल भी नहीं है। और आप केजरीवाल भी यही कह रहा था कि देखिए आप कॉर्पोरेट्स हैं। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहते हैं आप प्रो कॉर्पोरेट हैं। ये देखिए दोनों साइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो मोस्ट डिफेंसिव पैनल आई हैव कम अक्रॉस। आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं सर? आप बजट की बात कीजिए ना। क्योंकि मैं मीडिया से बड़ा सुनता हूँ, आप पार्टी से बड़ा सुनता हूँ, कांग्रेस से विरोधी जो हैं उनसे बड़ा सुनता हूँ। तो कुछ ही दिन पहले ये लोग 96% जो सीट हैं और देश भर में अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट हार के आए हैं। आप ये मानिए कि कैसा 9 महीने में फेयर हुआ कि पहले 96% हारे डिपॉजिट, अब 96% दिल्ली में और दिल्ली की लोकल सरकार में। और जिस तरह से ये सरकार मेहनत कर रही है, घंटों वहां पर ऑफिस में बैठी हुई है, एक कोई एलिगेशन नहीं आ रहा कि 1 रुपया भी कोई ले रहा है। ये सब बहुत पॉजिटिव कदम है। तो और ये कहना कि जी भाई आप ये सरकार काम कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है, सरकार का तो काम है काम करना। लेकिन आज तक तो नहीं किया ना। पर अजय मुझे ये बताएं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दीपक पारेख, जिनका नाम आपने सुना ही होगा और देश के सबसे बड़े बैंकर्स में से हैं, सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाले कॉर्पोरेट हेड ऑनचोज में से हैं, वो कहते हैं कि 9 महीने में कुछ नहीं बदला। वो कहते हैं कि बातें बहुत हो रही हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ है। 60 साल से जब आपका कुछ नहीं बदला
और ये जो यूपीए की पिछली सरकार थी उसने इतना बुरा काम किया कि सब इतना परेशान थे। उनके जो कदम हैं उनको टर्न अराउंड करने में भी कुछ समय लगेगा। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। शुरू में कहा कि सब बदल गया। नहीं, दीपक पारेख कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला। मेहनत बहुत हो रही है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, ग्राउंड पे भी चीजें बदलेंगी लेकिन ग्राउंड पे चीजें बदलने में कुछ समय लगेगा। मीरा, आप मानती हैं कि मेहनत खूब हो रही है और ये कह रहे हैं कि जो यूपीए सरकार गड़बड़ करके गई थी उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन सब मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं। लुक राहुल, ऐसा है कि यू हैव टू सी दी फ्रूट ऑफ द एक्शन। जो हमने देखा है, जो देश ने देखा है कि जो 2 बिल दिस गवर्नमेंट, ये जो ऑपोजिशन थी, भाजपा की जो ऑपोजिशन थी, वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। नॉट दैट यूपीए गवर्नमेंट वाज बेटर, वो भी निकम्मी सरकार थी, लेकिन ये ऑपोजिशन भी बहुत खराब था। 2 बिल पास हुए, फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, पास विदाउट एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट विद फुल सैंक्शन। वो आकर के ऑर्डिनेंस से बदलते हैं। तो हमने जो देखा है वो ये पीछे हटके बात। इफ यू वांट टू, यू हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ब्रिंग इट टू पार्लियामेंट, डिस्कस इट एज पर डेमोक्रेटिक प्रोसीडियर्स। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम द बैक? आप किस चीज से डर रहे हैं? प्रो कॉर्पोरेट नहीं है सरकार। फिर आखिरकार एक ऐसा बिल जिस पर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज सबकी रजामंदी थी, जो बीजेपी के पूरे समर्थन से पास हुआ, एकाएक आप उसको ऑर्डिनेंस के रास्ते पास करना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी सरकार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो ये ऑर्डिनेंस है वो इसलिए पास किया गया क्योंकि ना केवल ये सरकार, लेकिन कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा कि अगर ये बिल, ये जो लॉ है ये स्टैंड करेगा तो कोई भी ग्रोथ नहीं होगी इस देश में, और कोई उनके कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, जब वो बिल पास करते हैं वो सोचते नहीं कि इससे फायदा होगा, नुकसान होगा। मतलब जब बिल पास हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि बड़ा नुकसान हो गया। ये तो गलत है, ये तो आम आदमी से चीटिंग। And then also you have absolute majority in parliament, bring it to parliament and discuss it there. Why do it backhandedly through an ordinance? नहीं, मीरा सन्याल भी ये जानती हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में। अब एक और भी तरीका हो सकता है कि जॉइंट सेशन हो जाए और फिर देखेंगे, फिर अपने आप ही। मगर मैं आई वांट टू ब्रिंग इट बैक, 2 इश्यूज से मेक है इलेक्शन में, जो लोकसभा की इलेक्शन थी और जो दिल्ली की इलेक्शन, जो मुद्दा उन्होंने खत्म कर, आपको सूट नहीं कर रहा था, भटक रहे हैं। बात तो करने दो यार। नहीं, आप जवाब दीजिए ना सर उसका। तो मैं तो पहली सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आपने मेरे को खत्म नहीं करने दिया। करप्शन इशू था और जॉब्स इशू था। अब अगर देखें कि पिछले 9 महीने में हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में करप्शन बहुत कम हो गई है, यही हम सुनते हैं। और इसलिए कि मेरे को ये बताओ कि ये जो एस्पिनाज का केस है वो भी करप्शन का केस है, और 66 साल से कोई गवर्नमेंट ने इतना छोटा सा भी स्टेप नहीं लिया था कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट। तो अगर आपको सबूत चाहिए कि ये गवर्नमेंट प्रो कॉर्पोरेट नहीं है तो ये सबसे बड़ा सबूत है, और अगर आपको सबूत चाहिए कि ये करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है। तो बाकी अब हम लैंड एक्विजिशन बिल और बाकी बिल की बाद में बात कर लेंगे। मैं तब मानूंगी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इस एस्पियोनाज के पीछे हैं वो जेल में जाएं। आपने जो सबसे जूनियर लोग हैं उनको पकड़ लिया। इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, कैच द बिग फिश। वो राडिया टेप्स थे जो आप ही ने एक्सपोज किए थे मीडिया ने, उसका क्या हुआ? आपके पास पूरा का पूरा सबूत है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर विथ यू। इफ यू आर ट्रूली इन फेमस, अजय आप मानेंगे, डॉक्टर भल्ला आप मानेंगे कि किसी पियोन को पकड़ लेना या किसी जनरल मैनेजर को पकड़ लेना, आजकल जनरल मैनेजर पियोन हो गए। नहीं, पियोन भी है और मैं दोनों बोल रहा हूं। जनरल मैनेजर पियोन हो गए, छोटे मोटे बात है। नहीं, मैं दोनों बोल रहा हूं। ये तो बड़ी अच्छी। अरे आप तो एकदम डिबेट कर रहे हैं। आज तक आपने किसी को भी डिबेट पे उतरा है। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिसने चाबी बनाई उसको पकड़ा, पियोन को पकड़ा, आपने जनरल मैनेजर को पकड़ा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं सर, एक की नहीं। मैं बोल रहा हूं आपने पियोन को पकड़ा, जनरल मैनेजर को पकड़ा। आखिरकार अगर पियोन फोटोकॉपी कर रहा है, जनरल मैनेजर को दे रहा है, तो जनरल मैनेजर अपने पास तो नहीं रख रहा ना, वो जा रहा होगा ऊपर, तो अभी तो शुरू हुआ है ये कार्यक्रम, और आगे भी बढ़ेगा होना चाहिए, और आगे भी बढ़ेगा। के मालिकों के लिए ये बिल फोटोकॉपी किए गए, अगर उन तक ये पहुंचती है तहकीकात, तब तो बात है ना। तो आप 3 दिन में चाहते हैं कि सारा किस्सा खत्म हो जाए?
66 साल से जो किस्सा चल रहा है, आप कहते हैं कि 3 दिन में कर सेट करें। मैं मानता हूं एक्सपेक्टेशन हाई है इस गवर्नमेंट से, मगर ये तो स्काई हाई के बियॉन्ड भी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब उद्योगपति के लिए चोरी हो उसको पकड़ना स्काई हाई से भी ऊपर है। 3 दिन में कानून में कोई चीज होती है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तहकीकात भी होगी कोई। अच्छा चलिए, आपने अपनी बात तो कह दी करप्शन पर, लेकिन वो जो मीरा ने पॉइंट उठाया था कि ऐसा बिल, आप कह रहे हैं कि ये प्रो कॉर्पोरेट नहीं है, ऐसा बिल जिस पर बीजेपी की रजामंदी थी, जिसको सोच समझकर बीजेपी ने पास किया, अब एकाएक उसमें उन्हें इतने ऐतराज नजर आ रहे हैं, इतनी दिक्कतें नजर आ रही हैं। ये सच्ची बात है कि बीजेपी ने जब वो विरोध में थे, ऑपोजिशन में थे, उन्होंने कहा कि जो बिल है उसको पास होने दो, और मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि ये बिल ठीक नहीं है और इससे इनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। कहाँ कहा इन्होंने ये? मैं ये कह नहीं कहा, ये स्ट्रैटेजी थी उनकी, गलत स्ट्रैटेजी थी। मेरे मुताबिक अगर आप बिल को अपोज करते हैं तो आपको ऑपोजिशन देनी चाहिए, इन्होंने नहीं की। मानते हैं उनको फांसी लगा दो, जो मर्जी कर दो, वो मानते हैं उन्होंने गलती की। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारा देश की ये है कि देखिए उन्होंने ये गलती की, हम भी यही गलती करेंगे, तो इसमें क्या है? तो देश को तो कोई नहीं मानता, ये जो देश की भला होनी है वो कोई नहीं मानता। फिर आप ले आते हैं सोशलिस्ट, ले आते हैं गरीब, ले आते हैं सब कुछ ले आते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने बड़ी गलती की थी, स्ट्रैटेजी थी शायद उनकी, मगर गलती थी, मैं मानता हूं। मैं डेमोक्रेट हूं, मैं मानता हूं। कमिटमेंट नहीं थी गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति। देखिए राहुल, लेट मी टेल यू, इफ इट वाज ट्रू, अगर ये भाजपा सरकार चाहती थी गरीबों का फायदा हो, एक बिल था, प्रस्तुत था तब पार्लियामेंट में, माइक्रो फाइनेंस बिल, लाखों महिलाओं का उससे फायदा होता, उनको उसने पास नहीं किया। लैंड एक्विजिशन बिल, फूड सिक्योरिटी बिल पास किया था पॉपुलैरिटी के लिए, ये सुरजीत भल्ला भी मानते हैं। ये किस किस्म का अपॉर्चुनिज्म है? फिर आपको बहुमत मिली है, आप पार्लियामेंट में आए, आपको इतना भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर विश्वास नहीं है कि आप ये बिल पार्लियामेंट में ले आए। अगर कांग्रेस के इतने सारे मुख्यमंत्री इसके साथ सहमत थे तो वो जरूर आपको सपोर्ट करते, जैसे आपने उनको सपोर्ट किया जब ये बिल पास हुआ, तब आपको सपोर्ट करते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लैंड एक्विजिशन बिल, दिस इज एक्विजिशन फॉर पब्लिक पर्पस। ये बिल ब्रिटिश राज में बनाया गया था, 120 साल पुराना बिल है। 120 साल बाद आपने डिस्कस करके पार्लियामेंट में पास किया। एकमात्र ये बिल है जो लोकसभा राज्यसभा अगस्त 2013 और सितंबर 2013 में पास हुआ, पूरी बहुमत से, किसी ने इस पर बहस नहीं किया। केम इन टू एक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 1 जनवरी 2014। आपने एक साल बाद उसको बदल दिया ऑर्डिनेंस के द्वारा। क्यों ना पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस वजह से आप ये कर रहे हैं? ये पब्लिक पर्पस नहीं है। उसमें आपके दोस्तों के SEZ, उसमें आपने दोस्तों के स्कूल, उसमें आपके दोस्तों के होटल, सब आप उसमें ले आए। ये पूरा देश जानता है, दिस इज कंप्लीटली बैड इन लॉ, इट इज बैड इन प्रोसेस, इट इज बैड इन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए कर रहे हैं। उद्योगपति दोस्त हैं, उन्हीं कंपनियों के जो सो कॉल्ड उद्योगपति दोस्त हैं, उन्हीं कंपनियों के खिलाफ ये एस्पियोनाज केस में एक्शन हो रहा है। तो अगर वो उद्योगपति सचमुच उनके उद्योगपति दोस्त होते तो ऐसा एक्शन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात जो जैसे मैं आपको बात कह रहा था कि भाई यूपीए सरकार में ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, बहुत कठिनाई हो रही है। आप देखिए किस तरह से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। आप ये कोल के ऑप्शंस देखिए, उसमें कितनी प्रॉब्लम थी। आप पावर प्लांट, लोगों ने पावर प्लांट लगाए, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, उनको कोयला नहीं मिल रहा क्योंकि अब पूरा स्कैम आपने कर दिया, लोगों को कोल ब्लॉक गलत एलोकेट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी विपदा को कितनी सेंसिबल तरीके से इस सरकार ने रिजॉल्व किया है। जो ऑक्शन किए गए हैं उसमें सरकार का फायदा भी हो रहा है, जो रेट्स हैं पावर के वो भी कम हो रहे हैं, और कोई इस पे एक उंगली नहीं उठा रहा। तो आप समय दीजिए, ये सरकार वचनबद्ध है और ये बहुत अच्छा काम करके आपको दिखाएगी। 8 महीने हुए हैं, कुछ समय दीजिए। आई फाइंड दिस रियली बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भाजपा की सरकार, एनडीए सरकार, इसका पूरा फायदा उठा रही है कि कोल ऑक्शन हो रहे हैं। ना में इसमें CAG विनोद राय का नाम लिया जा रहा है, ना ही प्रशांत भूषण का नाम लिया जा रहा है, जिन दो व्यक्तियों के कारण ये पूरी कोल की पोल खुली हुई है। आई थिंक दैट इज द लीस्ट। अजय जी, आपको मानना है कि प्रशांत जी नहीं होते, विनोद राय जी नहीं होते, ये कोल स्कैम बड़ा से बड़ा स्कैम होता ही जाता था। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है,
उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोई विकल्प था नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फैसले किए हैं और आपने देखा है कि पिछली सरकार ने किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो मीरा सन्याल कह रही हैं बिल्कुल गलत है। बीजेपी, सीएजी सब इकट्ठे मिले हुए थे क्योंकि उनको चाहत ये थी कि कांग्रेस पार्टी हार जाए। तो ये ना कहिए चाहे वो ठीक था या नहीं था, मगर बीजेपी बिल्कुल मिली हुई थी। और ये भी कहावत हो रही थी कि और लोग कह रहे थे कि विनोद राय अब बीजेपी की टिकट मिल जाएगी क्योंकि उसने जो किया। तो इसलिए हमें ये आपका गलत आरोप है। नहीं, विनोद राय अब टेनिस खेल रहे हैं अपना रिटायर होने के बाद, हिसाब राजनीति में तो आए नहीं। आप सीधा हिसाब करिए, आप गूगल में जाके देखिए बीजेपी का क्या रोल था जब वो कोल स्कैम शुरू हुआ। अच्छा चलिए बजट पे आते हैं। देखिए ये इस सब में कुछ नहीं रखा, आप आगे की बात कीजिए और देश के लिए क्या क्या होना चाहिए उसकी बात कीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये ठीक है कि अगर हम ऑपोजिशन में हैं तो जो गवर्नमेंट करेगी अपोज करेगी, ये हम देश की सेवा कर रहे हैं, ये हम देश की सेवा कर रहे हैं। पर ये रास्ता तो बीजेपी ने ही सिखाया ना कि जब वो विपक्ष में थे, सरकार जो चाहे करे, अच्छा करे बुरा करे। मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल गलत ही बात। आप ये कह रहे हैं उन्होंने गलती की, अब सारी जो पार्टी है कांग्रेस है आप ये भी ये गलती करेगी, तो फिर हम देश की तरक्की कैसे होगी? ये बात सही है, लेकिन ये उतनी ही बीजेपी वाजिब है जितनी की कांग्रेस पे वाजिब है। तो बात तो ये सही है, ये बात सही है आपकी, ये बिल्कुल बात सही है। और एक कंसेंसस बनाना होगा ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को कि किसी प्रकार से देश आगे बढ़े, उस पर फोकस करें ये लोग। चलिए बजट कुछ दिनों में वित्त मंत्री सुनाने वाले हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर, क्योंकि हमने एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सामने रखा, उस सब में अजय आपके हिसाब से आप क्या देखना चाहेंगे वित्त मंत्री से, ताकि ये जो हमारा सेशन का टॉपिक है कि सबका सपना मनी मनी, सबके जेब में मनी आए। मैं तो ये देखना चाहूंगा कि जिस प्लैंक पे बीजेपी सरकार ये चुनाव जीती थी उस पे वो स्ट्रांगली अपनी कमिटमेंट दिखाए और ये जो बजट है ये प्रो ग्रोथ बजट रहे। इस बजट में जो कठिनाई पिछले कुछ वर्षों में आई है उनके रेजोल्यूशन की तरफ एक डायरेक्शन रहे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। मैं एक एविएशन कंपनी से हूं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बढ़े, पोर्ट्स बढ़े, एयरपोर्ट बढ़े, जब तक ये नहीं बढ़ेंगे और जब तक इनकी कॉस्ट कम नहीं होगी तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक जो वादा था चुनाव से पहले, आपने कहा कि चुनावी वायदे पूरे होने चाहिए, वो था कि 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में आएंगे। अब आपके पार्टी के अध्यक्ष, मतलब आपके नहीं, मतलब बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। अब जनता कंफ्यूज है कि चुनावी जुमला है कि वाकई में सरकार की ये सोच है कि ये जो वायदे हैं ये पूरे होने चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, ऐसे कदम उठाने चाहिए, टैक्सेस को इतना सिंप्लीफाई करना चाहिए कि ये ब्लैक मनी का जनरेशन कम से कम हो। सबसे पहले तो वित्त मंत्री को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि टैक्सेशन इटसेल्फ गेट्स लोअर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, ये ब्लैक मनी इसलिए भी जनरेट होता है क्योंकि यहां पर काम करना बहुत मुश्किल काम है। हिंदुस्तान में किसी का भी काम करना बहुत मुश्किल, अगर आप उसको सरल करते हैं तो अपने आप ही ये रिश्वतखोरी, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये तो चुनाव से पहले कही नहीं। चुनाव से पहले कहा कि हर आदमी की जेब में 15 लाख रुपए आएंगे। वह हर रोज लोग जगते हैं, वो अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, उन्हें तो कुछ दिखता नहीं है वहां पे, और फिर वो भी ऐड कर लो बड़ी बड़ी गलतियां जो बीजेपी ने की। ये 15 लाख, ये जो मैं तो कहता हूँ गलती नहीं की, इसी की वजह से चुनाव जीते लोग। जनता सोचेगी कि हमने तो नहीं गलती कर दी। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि लोगों ने सोचा कि अच्छा हाँ अब ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, अब इसलिए मेरे जेब में 15 लाख या 50 लाख जेब में पैसे आ जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा। सर ऐसा है, एक बंदा मेरे को बता दो, एक आदमी मेरे को बता दो, एक औरत मेरे को बता दो, एक आम आदमी मेरे को बता दो जिन्होंने सोचा। जिन्होंने सोचा को तो 15 लाख रुपए चाहिए नहीं, जिनको चाहिए बताइए कि कोई है ऐसा जिसको 15 लाख, जिसकी उम्मीद थी। भल्ला साहब देख लीजिए आप, कितने हैं? भल्ला साहब देख लीजिए, 5 आप लोगों को लगा 8 10 लोगों ने सोचा। सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी मैच तो इतनी अच्छी है, देखिए कितने हाथ ऊपर है। राहुल एक मिनट, अगर 15 लाख ग्रीडी लोग हैं, बड़े ग्रीडी लोग हैं। ग्रीडी नहीं सर, ये वोटर है देश के। एक मिनट, चाहिए मेरी जेब में पैसा है। जैसे इन्होंने आपके लिए वोट दी थी फ्री वाईफाई के लिए, उन्होंने सोचा हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है, फ्री पानी मिल जाएगा, ब्लैक मनी मिल जाएगा, और इसीलिए तो गवर्नमेंट है। पर वो तो सच्ची बात है, अगर केजरीवाल फ्री वाईफाई ना देख पाया तो लोग उसके गले की आफत होगी। है
तो पूरे देने वादा किया है, ये थोड़ी कि मैंने वादा किया तब तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पड़ेगा। बात है। अच्छा, एक चीज ये भी पूछ लें आप राहुल सबसे कि अगर ये 15 लाख का वायदा ना किया जाता तो क्या आप राहुल गांधी के लिए वोट करते? हाँ पूछिए। हाँ ये जरा हाँ देखिए। अच्छा दो हाँ राहुल दो बनते, मीरा 2 बनते। नहीं, वो मेरे ख्याल से सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। एकदम उद्योगपतियों ने इसको चुनावी सभा बना दिया। वाह क्या बात है। चलिए आप वहां पे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई उनके माइक दे। आप कुछ कहना चाहते हैं कि सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछना चाहते हैं, चलिए मौका देते हैं। नमस्ते सर। जैसा मैं जानता हूं कि भारत एक पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का चुनाव करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग चुनते हैं हमारे अपने एमपी को, हम लोग अपने लोकल लीडरशिप को चुनते हैं। तो जो अगर यहाँ पर सवाल आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनते या नरेंद्र मोदी को चुनते, तो उसके लिए हम लोग को एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा अपने इलेक्टोरल सिस्टम में। धन्यवाद सर। नहीं ठीक है, तो कमेंट हो गया। और कौन पूछना चाहता है सवाल? सर माइक लाइए सामने। राहुल, माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल BS मालिक। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्कशन जा किधर रहा है। और आपने शुरू में इशारा किया था, चुनाव की बात हो रही है, वोट की बात हो रही है, कैसे वोट मिलते हैं उसकी बात हो रही है। ये अभी अन्ना हजारे जो यहाँ पर किसानों को लाने की बात कर रहे हैं, सबके समझ में आ रहा है और सबको हर्ट भी कर रहा है और सबको लग रहा है कि ये कुछ होने वाला है, तो घबरा भी जाएंगे। लैंड एक्विजिशन बिल तो ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल सबको पसंद आया, देश के नागरिकों को खाना, लेकिन देश क्या देश है क्या? सुरक्षा पे क्या हो रहा है? दोनों पार्टियां पिछले बजट में जो कि इसी सरकार ने पास किया था 0.03% डिफेंस को बढ़ाया, 0.03। अभी अवस्था यह है 60% जो बिल है जो कि रेवेन्यू का है वो सारे के साथ जाते पे एंड अलाउंसेज में, बाकी 18% बचता है खाना पीना कपड़े। यह आर्टिकल है यहाँ पर, फॉरगेट द हाईटेक इक्विपमेंट, पीपल आर नॉट हैविंग स्नो बूट्स, दैट्स योर आर्मी। ये अहम बात है। और ये सब जो बातें हो रही हैं बड़े बड़े चीजें हैं, क्योंकि सबका जो गेस्टेशन पीरियड है, क्योंकि अभी नेवी की बात चले, नेवी के जहाज आएंगे 10-15 साल से पहले कोई आने वाले नहीं, क्योंकि लंबे अरसे वाले बातें। लेकिन अभी हथियार नहीं है, सामान नहीं है, चीन गुर्रा रहा है और डिफेंस के बजट को 0.03% प्रतिशत के तौर पे जितना पैसा चीन खर्च करता है डिफेंस सर्विसेज पे या पाकिस्तान खर्च करता है उससे हम लोग बहुत कम करते हैं, और जितना पैसा मिलता भी है वो भी खर्च नहीं हो पाता, वो सरकारी तिजोरी को वापस चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम इसको बदलने की कोशिश मोदी सरकार को करनी चाहिए? देखिए अब दोनों साइड से हम खेल नहीं सकते। आप पहले ये कहते हैं अगर उन्होंने डिफेंस का बजट बढ़ाया, और मेरे को तो लगता है थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए, चाहे 1% हो, 2% हो, 3% हो, फिर आप कहेंगे अरे ये तो प्रो कॉर्पोरेट हो गए, क्योंकि कौन बेनिफिट करेगा डिफेंस से? गरीब तो बेनिफिट नहीं करेगा, ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट से डिफेंड करेंगे। तो हमें सबसे अमीर गरीब का सवाल नहीं है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मुताबिक जो मोदी जी को करनी चाहिए बजट के दिन में, जेटली जी को करनी चाहिए, वो जो मीरा सन्याल ने पहले कहा था उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक विजन स्टेटमेंट आए कि देखिए जी हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि अब 28 फरवरी को सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाए, वो कोई नहीं मानता, वो बिल्कुल गलत बात है। और डिफेंस का, ये सोशल सिक्योरिटी का, पेंशन्स का, गरीबी हटाने का, ये सब मिले हुए हैं, फोकस होने चाहिए गवर्नमेंट का, वो चाहिए हमें गवर्नमेंट से। तो इसलिए चाहे 0.03% अगर आप डिफेंस का देखें तो काफी चीजें इसमें है कि मैं ये नहीं मानता कि डिफेंस को काफी बढ़ाना चाहिए, जहां से मेरा ख्याल है डिफेंस सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप डिफेंस को लें वो पॉपुलिज्म की चीज हो जाती है। अच्छा 10% क्यों नहीं, अरे 20% क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, डिफेंस को आप पॉपुलिज्म से जोड़ रहे हैं।
हाँ ये डिफेंस को आप पॉपुलिज्म से जोड़ रहे हैं। यहाँ चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है। हाँ, तो इसलिए जिससे निपटने के लिए हमें हमारी सेना के पास हथियार नहीं है, हमारे जवानों के पास कपड़े नहीं है, और आपको यहाँ पे अमीर गरीब पॉपुलिज्म समझ में आ रहा है। कौन सा सबूत है कि उनके पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है? वो 1962 की बात है, आज की बात नहीं है। नहीं, अच्छा, ये एकदम आप गलत थे। उसके बाद में 71 की लड़ाई हम ऐसे हवा में नहीं जीते, और अभी 71 वाले जो हथियार है तकरीबन वही हैं, बल्कि उससे पहले 87 के। कोई बड़ी गन नहीं आई है, टैंकों के पास में रात को देखने का सामान नहीं है, और ये सारे सिपाही, ये नहीं हथियार, हमारे पास राइफल नहीं है, राइफल हमारे देश में नहीं बनती है। सर वो जनरल है आर्मी के, उन्होंने सर्व किया है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, और स्पेशली ये पिछले 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने जो डिफेंस प्रिपरेडनेस है उसको बहुत इम्पैक्ट किया है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और क्योंकि इतने स्कैंडल्स में ये घिरे हुए थे, कहीं टेलीकॉम स्कैंडल, कहीं कोल स्कैंडल, कहीं फलाना स्कैंडल, तो इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये जो इक्विपमेंट आर्मी को चाहिए था वो खरीद सके। सर हिम्मत तो अभी भी बीजेपी सरकार की नहीं हुई। कौन सा बड़ा हथियार सिस्टम हमने खरीद लिया? ऐसा है कि अभी 9 महीने में 9 महीने हुए हैं इनको। पहली बार इतना मजबूत, हमारे हिसाब से इतना मजबूत प्रधानमंत्री है जो चीन की आंखों में आंख डालकर कुछ कर सकता है, और पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर कुछ कर सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इक्विपमेंट नहीं आए। इक्विपमेंट का प्रोसेस सिंप्लीफाई करना होगा। जो बेसिक इक्विपमेंट है उसको आपको प्रोवाइड करना ही होगा। और ये जो बात कही जा रही है, और मोदी जी के लिए भी इन्होंने बार बार कहा है कि इसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस जो लोकल प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ोतरी दी जाए, वो भी एक बहुत अहम बात है। क्योंकि हम साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट करते रहें, एंड वी बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। लाइक टू ऐड टू दिस, मलिक साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि इस बजट में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यूपीए सरकार ने भी कहा था, एनडीए सरकार ने भी कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, इस बजट में हम डिस्टिंक्ट एलोकेशन देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब करने का वक्त आता है कहते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम एग्जैक्टली इन नंबर्स देखना चाहते हैं क्या इम्पैक्ट है और एलोकेशन हुआ है या नहीं। दूसरे में मैं मानती हूँ कि जो भी हमारे जवान हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो सर्विसेज को छोड़ करके दे आर द काइंड ऑफ पीपल विच मस्ट बी rehabilitated, employed in private sector, उनका कोई हम स्कीम देखना चाहते हैं, because these are disciplined people, they are highly trained people, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर में आना बहुत अनिवार्य है। वो वहाँ पर बहुत फायदेमंद हो सकता है, ना सिर्फ हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। ये 2 चीज़ मैं बजट में निश्चित रूप से देखना चाहती हूँ। और बगैर टर्म्स एंड कंडीशन, सर कैन आई जस्ट मूव दिस व्हील प्लीज? आप पूछिए सर। राहुल दिनेश वर्मा दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ, आर यू रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट? बिकॉज जो पिछले सवाल का जवाब मलिक साहब का था वो कहीं से भी किसी तरह से कंक्रीट आंसर नहीं था, जो एक्चुअली गवर्नमेंट की मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि इनको आप सीधे सरकार से ना जोड़ के देखें। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं लेकिन इसके बाद कई सारे सरकार के मंत्री आ रहे हैं इस पैनल पे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए। अजय जी से है और सुजीत जी से है, आप गवर्नमेंट के काफी नजदीक लगते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर एक कंक्रीट चीज बताइए जो पिछले 9 महीने में हुई हो। सर 1 मिनट के लिए, आप कॉर्पोरेट रन करते हैं, आप एक स्मॉल कॉर्पोरेट के एंगल से अगर बात करें, पिछले 9 महीने में कंपनीज एक्ट की वजह से जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज फॉलन बाय 75%। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर देखिए, ये फिगर्स पूरे से अवेलेबल है। सर हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, एक कंक्रीट स्टेप बताइए जो लिया गया हो। बताइए। हम 142nd पोजीशन पर हैं, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी शायद नीचे हैं। हमारे नीचे जो कंट्रीज हैं वो वही हैं जहां पे आपको लाइफ थ्रेट है। नहीं, एक तो आप क्या है कि मैं गवर्नमेंट से काफी नजदीक वो जब सूट करता है तब, वरना नहीं। गलत फहमी कुछ गलत हो जाए तो एकदम पलटी मार जाते हैं। उनके बहुत लोग हैं जो मेरे को अच्छी आंखें से नहीं देखते। हाँ, तो मगर देखिए जो आपने सवाल पूछा, मकसद ये था कि आपने पूछ लिया, हम सवाल हम समझ, आप ही का जवाब दो। एक चीज जो इस मोदी गवर्नमेंट ने शुरू से कहा, और जो भी उनका मंत्री है और इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, उन्होंने ये कहा है कि हमें सबसे नंबर 1 टारगेट ये है। वो हमें मालूम है सर, वो कुछ नहीं किया क्या, ये बताएं ना।
वही तो मैं कह रहा हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है। अच्छा, पहले मैं आपको वो जवाब देता हूं। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने मेरे मुताबिक कोई गलत कदम नहीं उठाया। अब क्या कौन से कदम उठाएं आप ये पूछेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो अब पिछले चुनाव में थी वो इन्फ्लेशन की थी। नहीं सर, आप जो जानबूझ के भटक रहे हैं। उनका सवाल क्या है, वो कह रहे हैं कि बिजनेस को आसान करने के लिए आप 3 गिना दीजिए, क्या स्टेप लिए। अच्छा, 3 गिनाइए ना बस। अच्छा, बिजनेस को आसान करने के लिए अगर आपके पास, और ये मीडिया ने इतना कवर नहीं किया ना किसी और ने, कि अगर आपकी फर्म में 40 से कम लोग काम करते हैं तो आप ये लेबर लॉज के अंदर नहीं आते। तो सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, 40 से कम, पहले था 10 से कम, तो आपको नहीं होगा। तो अगर ये नहीं स्टेप है तो कौन सा स्टेप है बिजनेस के लिए। अच्छा, दूसरा ये जो काफी चीजों जो आपने अब वेब पे जाके आप कर सकते हैं और परमिशन हो सकती है, सारे फाइल हो सकती हैं, वो किया। तीसरी, आप मेरे को ये बताइए करप्शन कम हुई है कि नहीं हुई है। ये भी बिजनेस को हेल्प करती है कि नहीं करती। अच्छा, आप सबूत बताइए कौन सी बिजनेस में। मेरे को, मैं काफी लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं करप्शन काफी कम हो गई है। नहीं देखिए, जो हमें जैसे लगता है कि हम तो अपने एट आवर लेवल जब हम देखते हैं तो सीनियर लेवल पे, जो मंत्री के लेवल पे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे, वहां पर तो डेफिनेटली कम हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से जो रिटेल करप्शन है, रिटेल करप्शन वहीं की वहीं है और उस पे एमसीडी की करप्शन वहीं की वहीं है। एमसीडी की करप्शन, ये जो लोकल लेवल की करप्शन, वो वहीं की वहीं है। एमसीडी कौन चलाता है? उस पे कौन सी पार्टी एमसीडी चलाती है? भाई, मैं तो बीजेपी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको कि उस पे काम करने की बिल्कुल आवश्यकता है। उसमें अगर आप रूल्स को सहज करेंगे तो लोग अपने आप, वो करप्शन कम होगी। तो इसका एक सिस्टमिक एक आंसर करना पड़ेगा और उसमें बिल्कुल बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अभी जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, कोई उसमें शक की बात नहीं है। चलिए, आप मान रहे हैं, अहम बात है। सर, आप पूछना चाहते हैं सवाल? एक सेकंड सर, माइक लेके आइए प्लीज। मैं एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हूँ। एक्चुअली जो अभी तक हम लोगों की आपस में बात होती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो सब ये होती है कि जो इंटेंशंस हैं गवर्नमेंट की सेक्टर में वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो परकुलेट नीचे नहीं हो पाता, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट में है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है या किसान है या जो भी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर की पॉलिसीज़ को नीचे में लाना। और दूसरा, जैसे बताया इन्होंने कि जो रिटेल हैं जहाँ में करप्शन है वहाँ उसको ईज़ करना, कि भाई हम लोगों को बार बार हर जगह पे 12, 14, 15, 16 रिटर्न्स ना देनी पड़े और एक रिटर्न से काम हो जाए एवरी क्वार्टरली। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अभी तक परकुलेट नहीं हुआ, करप्शन अभी तक कम नहीं हुई। ऊपर में सुनने को आता है कि अभी वो इंडिकेशंस जो पहले तो मिलती जैसे अभी अरुण शौरी नहीं। जी, चलिए शुक्रिया। जैसे अरुण शौरी साहब ने कहा अजय कि ये प्लेटों की आवाज तो बड़ी आ रही है, अब खाना भी दिखे तब माने कि कुछ खाना पका किचन में। मेरा नहीं था, अरुण शौरी का था, उनके लिए तालियां। लेकिन हाँ, बोलिए, ये जो बात अरुण शौरी साहब ने की कि हम देख रहे हैं प्लेटों की बड़ी आवाज आ रही है कहीं से, लेकिन वो खाना आए तब माने जनता की कुछ पका है। आपने कांग्रेस की सरकार को 60 साल दिए, इनको बेचारों को 2 साल तो दीजिए। ये जो दिशा है वो सही लग रही है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी है और जो रिटेल लेवल पर जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ सिस्टमिक सॉल्यूशन से ठीक हो सकते हैं। एक बात तो यह है कि जो इस पार्टी का और जो इस सरकार का मुखिया है वो हिमसेल्फ इज इनकरप्टेबल, उससे एक बड़ा मैसेज जाता है। जो मंत्री हैं वो इनकरप्टेबल हैं, उससे एक मैसेज जाता है। लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते कुछ समय लगेगा। रूल्स की सिंप्लीफिकेशन भी करनी होगी और कड़े कदम भी उठाने होंगे, जिस प्रकार से आपने ये कॉर्पोरेट एस्पियोनाज केस में देखा है। कुछ कड़े कदम उठाकर कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। सो दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेंगी। कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिशा इस सरकार की और नियत इस सरकार की बिल्कुल सही है। चलिए, मैं एक एक करके अब खत्म करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा भला साहब, क्योंकि आप इतने लोगों के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं, बड़ा एक फंड भी चलाते हैं, ऐसे में
अगर हम विदेशी निवेशकों की नज़र से देखें, आप बजट में क्या देखना चाहेंगे जिसको देखकर, जिसको समझकर आपको लगे कि वाकई में जो अच्छे दिन का सपना था वो अच्छे दिन पूरे हुए? बिल्कुल सही सवाल है। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी ये कहा था, मीरा सन्याल ने भी ये कहा था कि मेरे को बजट में ये नहीं चाहिए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अभी हमें ये चाहिए कि ये हमारा प्लान है, ये हमारी विजन है, ये हमारी मंजिल है और ऐसे हम वहाँ जाएंगे। स्पेसिफिक्स में आपको मैं फिर एक दो चीज़ें कर देखिए, टैक्स रेट्स जो हैं वो इंडिया में सबसे हाई हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। फिर आप ये ना कहना कि देखो अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिया तो इसलिए ये प्रो कॉर्पोरेट है। हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट सबसे बड़े हैं, हमारे इनकम टैक्स रेट्स भी काफ़ी बड़े हैं और उससे कंप्लायंस बहुत कम है। और अगर ओनली 50% ऑफ पीपल कंप्लाई, तो अगर आप टैक्स रेट्स को घटा दीजिए, डिडक्शंस को निकाल दीजिए, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा और आपके लिए फंड्स भी आ जाएंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करने के लिए। तो अगर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि सिस्टम में चेंज करनी है। सबसे बड़ी बात माइंडसेट, हमारा जो सोशलिस्ट माइंडसेट है जो 66-67 साल से चल रहा है उसको बदलना है। उसके लिए अगर उन्होंने विजन दी कि देखिए ये माइंडसेट की गलती है और ये हमारे देश को जहाँ पे कितना नीचे देश को लेके आए हैं हमारे पोटेंशियल के मुताबिक, ये नहीं कहो कि देखिए जी हमने 7% ग्रोथ किया था तो इसलिए हमने कद्दू में तीर मार दिया। नहीं, हमें ये चाहिए कि पोटेंशियल के मुताबिक हम कैसे कर रहे हैं और हमारे पोटेंशियल के मुताबिक हम काफ़ी नीचे हैं। 7% ग्रोथ था भी कि नहीं, वो तो मतलब हम लोगों ने रफू करके पीछे के डेटा को चेंज कर दिया। ऐसा हिंदुस्तान में ही होता है कि चीन के ग्रोथ रेट फिगर्स पे दुनिया भर के अर्थशास्त्री सवाल उठाते हैं। हमने पहली दफा देखा अजय कि भारत में ही जो पिछले सालों की ग्रोथ थी उसका एकाएक बेस आपने बढ़ा के 7.9 कर दिया। अब अगले साल आप कहेंगे कि हमने 9%, 10% कर दी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। ये जो इकोनॉमिक चीटिंग है, क्या ये ठीक है? ये देखिए, ये तो अर्थशास्त्री इस पे कमेंट करें। चलिए, भल्ला साहब हैं, डॉक्टर लाहिरी हमारे साथ हैं यहाँ पर। सवाल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक सवाल है कि देखिए ये ग्रोथ कैसे है, और मैं मानता हूं कि मैं भी हैरान हूं और मेरे को ये नहीं पता कौन हैरान नहीं है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जो चेंजेस होते हैं ये हर वक्त होते हैं। 1999 के वजह में हर 5 साल पे होते, लेकिन हमने 2010 में ही किया था पिछले 99 का जब हमने बेस बदला तो 15% एक साल की इफ यू विल इनकम बढ़ा दी थी हमने, जीडीपी बढ़ा दी थी। मगर उन्होंने जब किया था वो उसको ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स को एलोकेट किया था, एक साल को एलोकेट नहीं किया। तो सीधी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं डेटा कलेक्शन में वगैरह वो बिल्कुल ठीक है, वो करना चाहिए। हर दुनिया हर कंट्री में ये होता है। ये यूएन की रेजोल्यूशन है, ये हमारी रेजोल्यूशन नहीं है। मगर आप ही अगर ये कह रहे हैं कि देखिए ये कह रहे हैं हम 7% ग्रोथ कर रहे हैं, मेरे को कहीं देख नहीं रहा। डॉक्टर लाहिरी से भी पूछना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने बजट भी अच्छा वो मना कर रहे हैं, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो बजट प्रोसेस में जुड़े भी रहे हैं। तो शायद विवाद में पड़ना केवल इतना है कि जो भी आप आंकड़े दें उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर नहीं तो अब आप मानेंगे कि अगले साल का जो भी ग्रोथ परसेंटेज था, अगर जेटली कहे कि हमारी अर्थव्यवस्था 9% ग्रो की, तो उसमें तो अगर यदि वो उसको प्रूव कर सकें और दिखा सकें कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उसको किस तरह से अगर समझा सकें तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर कोई बात मानेगा नहीं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। आप पूछना चाहते हैं सवाल, पूछिए। आवाज आ रही है हमें आपकी, बुलंद बोल दे। किसके घर से मिल गए 13,000 बरामद हुए? कौन सा चैनल देखते हैं आप? हाँ सुप्रिया, अरे सर आप आज तक देखिए, ठीक रहेगा। पता नहीं कौन सा चैनल आपने देख लिया। ये 13,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए?
देखिए ये जो चैनल है जो स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं वो कहते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है आपने पॉइंट रेस किया। सर आप एक आखिरी सवाल पूछे, उसके साथ हम अपना पहला सेशन खत्म करेंगे। पूछे सर। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो यूपीए था चाहे एनडीए था, एफडीआई की बहुत बात करता है। क्या इंडिया में इतने लोग न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या इंडिया में स्किल नहीं है? क्या इंडिया में लोग नहीं चाहते इंडस्ट्री लगाना? इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? एंटरप्रेन्योरशिप को आसान करने के लिए अजय जी क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ये बहुत अहम चीज है। मतलब ऐसे वाले एंटरप्रेन्योर नहीं जो कि मोदी जी के कैंपेन में रहे हो, ऐसे वाले एंटरप्रेन्योर जिनका कोई कनेक्शन ना हो, उनके इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं हमारी एज ग्रुप के हैं जो हमारे जूनियर्स हैं, वो चाहते हैं इंडस्ट्री लगाना, लेकिन वो कहते हैं कि इतना हेरेसमेंट है इंडस्ट्री लगाने में, इंडस्ट्री रन करने में, कि वो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। दे प्रेफर टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना और अदर कंट्रीज। तो इंडिया में चाहे यूपीए गवर्नमेंट है, चाहे एनडीए है, चाहे कोई और गवर्नमेंट है, हम क्या करते हैं उसको डेवलप करने के लिए, क्या करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए? आपने पूछा सवाल। देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसपे सरकार को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप से ही, जैसे अमेरिका में जो ग्रोथ रेट है वो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही इतनी ग्रोथ हो रही है आज, तो हमारे देश में भी ऐसे कदम उठाने बहुत अनिवार्य हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको? जो प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले ये इंस्पेक्टर राज जिसकी बात होती है, ये लाल बत्ती लेकर आ जाते हैं, इसके लिए इसको सजेशन है। सर आपने सवाल पूछा, अब कोई सजेशन तो आप सवाल। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को कंपनीज चलाने के लिए फंडिंग आसानी से मिल सके, ये एक देखना होगा। तीसरी बात, जो बेसिक्स हैं, जमीन आसानी से मिले, पावर आसानी से मिले, इनको हैरेसमेंट इनकी ना हो। और अगर ये फेल हो जाए तो कंपनी बंद करना भी उतना ही आसान होना चाहिए जितना शुरू करना आसान है। तो ये सब कदम उठाना बहुत आवश्यक है इस समय। और इस बजट में भी जेटली साहब को मेरे हिसाब से इस पे ठोस कदम कोई उठाने चाहिए, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा तभी इस कंट्री में ट्रू ग्रोथ हो सकेगी और ट्रू एम्प्लॉयमेंट आ सकेगी। चलिए सुरजीत भल्ला साहब, मीरा सान्याल जी, अजय सिंह जी, आप बजट आज तक के इस कार्यक्रम में आए, आपने पहले सेशन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए।